बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 हमारा चल रहा था और इसमें हमने आज करना है लेक्चर नंबर 9। तो चलें अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जी बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ये हमारा चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 9 है। तो चलें इसको देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आरएलसी सीरीज सर्किट किया था, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इसको एक और भी नाम देते हैं रिजेक्टर सर्किट। जो पिछला सर्किट था, जो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट था, उसे एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं, और ये वाला जो सर्किट है इसे रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। अब बात हमने ये करनी है कि इस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट क्यों कहते हैं। दूसरी बात हमने ये करनी है कि जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है इसका इनपुट की फ्रीक्वेंसी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए इसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो अपने लेक्चर को आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। सबसे पहली बात तो ये कि हमने इसमें एक सर्किट बनाना है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से एक कंपोनेंट जो है वो कैपेसिटर है और दूसरा इंडक्टर है। ये है, फ़र्ज़ करें, इंडक्टर और ये है कैपेसिटर। अच्छा, जो पिछला सर्किट था उसमें हमने दोनों कंपोनेंट्स को, बल्कि इनके साथ एक रेजिस्टर भी लगा हुआ था, उनको हमने लगाया था सीरीज़ में। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इसमें हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को लगाना है पैरेलल में, और पैरेलल में लगाने के बाद हमने इनपुट पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब चूँकि ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल सप्लाई की जा रही है वो भी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है। अगर मैं उस पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू को लिखना चाहूँ तो वो वी आर एम एस होगा। उसकी वजह से जो सर्किट के अंदर टोटल करंट फ्लो करेगा वो है आई आर एम एस। अब चूँकि आगे करंट के दो रास्ते हैं, दो पाथ हैं, एक इंडक्टर ब्रांच और दूसरा कैपेसिटर ब्रांच। एक ये वाली ब्रांच है, इसे इंडक्टर ब्रांच कहेंगे, और दूसरी ये वाली ब्रांच है, इसे आप कैपेसिटर ब्रांच कहेंगे। ठीक हो गया। तो इंडक्टर ब्रांच में अलग से करंट फ्लो करेगा और कैपेसिटर ब्रांच में अलग से फ्लो करेगा। फ़र्ज़ करें जो इंडक्टर ब्रांच में फ़्लो कर रहा है उसे आई एल, और जो कैपेसिटर ब्रांच में फ़्लो कर रहा है उसे आई सी का नाम दे देते हैं। तो ये तो था सर्किट के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अब हम ऐसा करते हैं कि चूँकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होती है। यहाँ टोटल दो कंपोनेंट्स आपने लगाए हैं, एक इंडक्टर और दूसरा कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर चूँकि आपस में पैरेलल हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू अपीयर होगी वो सेम होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। इसी तरह करंट की वैल्यू, क्योंकि करंट को पास करने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि दो ब्रांचेज हैं ना, तो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक ब्रांच वाले करंट को आपने आई एल और दूसरी ब्रांच वाले करंट को आपने आई सी का नाम दिया है। ये तो थी ये वाली बात कि कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी और कौन सी क्वांटिटी डिफरेंट होगी। अब हम इससे भी एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पर हम दो ब्रांचेस चूँकि बना चुके हैं तो हम दोनों ब्रांचेस की अलग अलग बात कर लेते हैं, एक इंडक्टर ब्रांच और दूसरी कैपेसिटर ब्रांच। हम जानते हैं कि इंडक्टर ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई एल है। तो ऐसा करते हैं, इंडक्टर ब्रांच में
ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, ओहम्स लॉ को अप्लाई करें, तो ओहम्स लॉ को अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू ऑपोजिशन यानी रिएक्टेंस, चूंकि यहाँ इंडक्टर की बात हो रही है। अब यहाँ जो वोल्टेज सप्लाई की जा रही है वो तो टोटल वोल्टेज है और उसकी RMS वैल्यू क्या है, VRMS। करंट यहाँ पे कौन सा फ्लो कर रहा है, IL, क्योंकि हम इंडक्टर ब्रांच की बात कर रहे हैं, और जो ऑपोजिशन है इसे आप XL बोलेंगे। यहाँ से आप IL यानी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाय XL। इसी तरह अब हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर के केस में दोबारा ओहम लॉ यूज़ करें। पोटेंशियल चूंकि दोनों कंपोनेंट्स पे एक जैसी मिली है तो VRMS वही होगा, लेकिन करंट की वैल्यू कैपेसिटर ब्रांच में कुछ और है, वो IC से जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप जाहिर करते हैं XC के साथ। तो यहाँ से आपके पास IC का फॉर्मूला आ जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय XC। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC। ठीक है, अब हम आगे चल के ये देखेंगे कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो फिर इस सर्किट का कैसा रिस्पांस है, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फिर कैसा रिस्पांस है, और अगर इंटरमीडिएट कोई भी फ्रीक्वेंसी है जिसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं तो तब इस सर्किट का रिस्पांस कैसा है। अच्छा जी, इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं सिर्फ इंडक्टर ब्रांच की बात करूं, सिर्फ इंडक्टर ब्रांच की, तो हम जानते हैं अगर सर्किट में इंडक्टर की बात की जाए तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाला जो करंट है उनके दरमियान फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री, और लीड कौन करता है, वोल्टेज। इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा यानी करंट लैग करेगा, यानी मैं कह सकता हूं IL लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। लेकिन अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं करंट लीड करता है। इसका मतलब ये हुआ IC लीड करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। ये तो आपने फेज डिफरेंस की स्टोरी बना ली। अच्छा जी, अब हम टॉपिक को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ ये देखा कि वोल्टेज की वैल्यू जो है वो सेम होगी कैपेसिटर और इंडक्टर ब्रांच में। जो इंडक्टर ब्रांच है उसमें करंट लैग करेगा, कैपेसिटर ब्रांच में जो करंट है वो लीड करेगा वोल्टेज से। और अब हम एक छोटी सी बात देखते हैं कि अगर मैं इस सर्किट को लो फ्रीक्वेंसी के लिए चेक करूं, यानी दूसरे अल्फाज में इस सर्किट का रिस्पांस चेक करूं फॉर लो फ्रीक्वेंसी, यानी response of the circuit for low input frequency, यानी इस सर्किट का रिस्पांस लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम चेक करने लगे। इसमें बात हो रही है लो फ्रीक्वेंसी की। अच्छा जी, अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो आप मुझे ये बताइए कि XC और XL इनमें से कौन सी वैल्यू कम होगी। आप देखें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली डिपेंड करती है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी लो फ्रीक्वेंसी पे, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब है लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट हैं एट लो फ्रीक्वेंसी, at low frequency XL is less than XC. Inductive reactance is less than capacitive reactance.
अब आप ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस की तरफ देखें, हम अभी ये बात कर चुके हैं कि वोल्टेज की वैल्यू तो दोनों में सेम है। अगर वोल्टेज की वैल्यू दोनों में सेम है तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस जहाँ कम होगी वहाँ का करंट ज़्यादा होगा। ये देखें, इन दो रिलेशंस की मदद से हम ये बात कर सकते हैं कि जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी उस ब्रांच में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। यानी चूँकि जिस ब्रांच में रिएक्टेंस कम होगी उस ब्रांच में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और इंडक्टर ब्रांच की रिएक्टेंस कम है तो हम कह सकते हैं इंडक्टर ब्रांच का करंट ज़्यादा होगा। IL इज़ ग्रेटर दैन IC। ठीक हो गया। तीसरी बात हमने करनी है कंबाइंड ऑपोजिशन की, यानी इस सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर इनपुट की लो फ्रीक्वेंसी के लिए कंबाइंड तौर पे कितना अपोजिशन ऑफर करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी पुरानी बात बता दूं। चैप्टर 13 में आपने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चैप्टर 13 में एक बड़ा मज़े का पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is smaller than smallest value in the combination। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया हुआ है तो पैरेलल में जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, इस पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर उससे भी छोटा आएगा। ये एक एमसीक्यू भी है, चैप्टर 13 का बड़ा फेमस एमसीक्यू है। तो ये आपने एमसीक्यू के तौर पे भी याद रखना है, और इसी पॉइंट को यूज़ करके आज हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अच्छा जी, चूँकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी हम देख रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। यानी इंडक्टर ब्रांच थोड़ा अपोज कर रही है, कैपेसिटर ब्रांच ज़्यादा अपोज कर रही है। अब चूँकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों कंपोनेंट्स की जो कंबाइंड ऑपोजिशन होगी, जिसे आप इम्पीडेंस बोलेंगे, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से भी कम होगी। क्योंकि यहाँ इस वक्त लो फ्रीक्वेंसी के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है ना, तो इक्विवेलेंट का आंसर इंडक्टिव रिएक्टेंस से भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊपर अभी हम रूल पढ़ चुके हैं, और ये रूल क्या है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। और ये रूल क्यों बना है? आपको अगर पुराना फॉर्मूला आपका याद है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं रेसिप्रोकल वाले फार्मूला से। तो जब आप रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आप कोई एक्सपेरिमेंट करके देख लें, तो इक्विवेलेंट का आंसर कम आएगा, यानी छोटी से भी छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि लो फ्रीक्वेंसी के केस में सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी, और अगर इम्पीडेंस मिनिमम होगी तो जो टोटल करंट है, टोटल करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि करंट इम्पीडेंस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो ये था रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट फॉर लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का रिस्पॉन्स कैसा होगा। अब अगर मैं इस पर फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ लो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपने मुझे गाइड करना है हम किस तरह बनाएंगे। अच्छा, जो सीरीज सर्किट होता था, मैं उसमें कहता था जी कि जो वैल्यू कांस्टेंट है या सेम है, उस वैल्यू का जो फेजर वेक्टर है वो हम रेफरेंस ले लेते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, इसलिए हम करंट का फेजर वेक्टर जो है वो रेफरेंस के तौर पे ले लेते थे। लेकिन तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम पोटेंशियल एज अ रेफरेंस लेंगे। फ़र्ज़ करें ये जो मैं फेजर वेक्टर बना रहा हूँ ये पोटेंशियल का है, टोटल सप्लाइड वोल्टेज, उसकी आरएमएस वैल्यू जो है ये फेजर वेक्टर की लंबाई है। फिर हमने ये देखा था लो फ्रीक्वेंसी पे लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है एज़ कंपेयर टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मतलब है जो इंडक्टर ब्रांच का करंट है, यहाँ मैं गलत लिख चुका था, इंडक्टर ब्रांच का जो करंट है वो कैपेसिटर ब्रांच के करंट से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है इंडक्टर का जो इंडक्टर ब्रांच का
यानी आई एल, उसका फेज़र वेक्टर बड़ा बनाएंगे और आई सी का फेज़र वेक्टर छोटा बनाएंगे। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि लैग कौन करता है और लीड कौन करता है। ये देखें, इंडक्टर का जो करंट है वो लैग करता है और कैपेसिटर का जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज से। तो जो लैग करता है उसे नीचे बना लेते हैं और जो लीड करता है उसे ऊपर बना लेते हैं। तो चूंकि इंडक्टर ब्रांच का करंट लैग करता है उसको मैं नीचे बना लेता हूँ आई एल, और चूंकि इस वेक्टर की लंबाई हमने ज़्यादा रखनी है तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। और कैपेसिटर ब्रांच जो है उसका करंट लीड कर रहा था वोल्टेज से 90 डिग्री, तो उसको फिर हम ऊपर की तरफ बना लेंगे। लेकिन चूंकि वो वैल्यू इंडक्टर वाले करंट से कम है, इसका मतलब है उसका फेज़र वेक्टर छोटा बनेगा। तो ये तो है सर्किट का रिस्पॉन्स लो फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की। अगर आपको लो फ्रीक्वेंसी पर इस सर्किट का रिस्पॉन्स समझ आ गया है तो समझें हाई फ्रीक्वेंसी भी समझ आ गई है, क्योंकि जो आंसर लो फ्रीक्वेंसी के लिए उसके रेसिप्रोकल हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होगा इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। किस तरह? देखें, हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कम थी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा थी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, यानी इंडक्टर वाली ब्रांच ज़्यादा अपोज कर रही है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर वाली ब्रांच। इसलिए इंडक्टर के अंदर जो फ्लो करने वाला करंट है यानी आई एल, ये कम होगा एज़ कम्पेयर टू आई सी। ठीक हो गया? यानी अब इंडक्टर ब्रांच से ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा और कैपेसिटर ब्रांच से थोड़ा करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पर बात हम करते हैं कंबाइंड ऑपोजिशन या इम्पीडेंस की। मैंने आपको पिछले अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट का आंसर है वो छोटी से छोटी वैल्यू आती है। अब आपने लो फ्रीक्वेंसी में देखा था, फ़र्ज़ करें ये जो है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। आपने लो फ्रीक्वेंसी के लिए देखा था इंडक्टिव कम है और कैपेसिटिव ज़्यादा है। इक्विवेलेंट का आंसर छोटे से भी छोटा आना है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस से छोटा आ गया। जब आपने हाई फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, जैसे अभी अभी हम बात कर रहे हैं, तो फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब थोड़ी वैल्यू कौन सी है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब भी कंबाइंड ऑपोजिशन यानी इक्विवेलेंट का आंसर अब भी क्या आएगा? छोटे से छोटा। तो इस वक्त छोटी वैल्यू कौन सी है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फिर इसका आंसर कैपेसिटिव रिएक्टेंस से छोटा आ जाएगा। यानी अभी भी जो कंबाइंड ऑपोजिशन है यानी इम्पीडेंस है ये मिनिमम ही है। और अगर इम्पीडेंस मिनिमम है तो जो रिजल्टेंट करंट, जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है यानी आई एल और आई सी का जो सम है, जो टोटल सप्लाइड करंट है, वो अभी भी ज़्यादा ही होगा। क्लियर हो गया? ओके। अब हम बात करते हैं फेज़र डायग्राम की। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इस सर्किट की फेज़र डायग्राम क्या होगी? अगेन वी आर एम एस इसी तरफ आएगा, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू इस सर्किट में सेम थी, हमने उसको रेफरेंस के तौर पे लिया था। इंडक्टर ब्रांच का करंट लैग करता है, कैपेसिटर ब्रांच का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, यानी कैपेसिटर ब्रांच का जो फेज़र वेक्टर है वो ऊपर आएगा, इंडक्टर ब्रांच का फेज़र वेक्टर नीचे आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंडक्टर ब्रांच का करंट कम है तो हम इंडक्टर ब्रांच का फेज़र वेक्टर छोटा बना लेते हैं और कैपेसिटर ब्रांच का जो फेज़र वेक्टर है उसे बड़ा बना लेते हैं। तो ये तो थी फेज़र डायग्राम फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब हम बात करते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जी तो बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि असूलन अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, कैपेसिटिव ज़्यादा है। हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं? सेम। इसका मतलब है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्स एल मस्ट बी
इक्वल टू एक्स सी। अब एक्स एल और एक्स सी जो है ये बराबर है। अगर एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाए तो फिर असूलन अगर आप ऊपर वाली इन बेसिक इक्वेशंस की तरफ, अगर इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो गए हैं, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम हो गए हैं, पोटेंशियल की वैल्यू तो पहले ही सेम थी, इसका मतलब है अब दोनों का जो करंट है यानी आई सी और आई एल दे मस्ट ऑल्सो बी सेम, ये भी सेम होने चाहिए, लेकिन ये सेम हो, ये हम अभी जाकर देखते हैं। अब लिखूंगा देन आई एल मस्ट, और मस्ट की बजाय आप शुड लिख दें, शुड बी इक्वल टू आई सी। इंडक्टर ब्रांच का करंट और कैपेसिटर ब्रांच का करंट जो है वो बराबर होने चाहिए, और इस सिचुएशन में फेजर डायग्राम क्या होगी ज़रा मुझे बताएं। वी आर एम एस तो इसी तरफ आएगा, कैपेसिटर ब्रांच का जो करंट है वो ऊपर आएगा और इंडक्टर ब्रांच का करंट नीचे आएगा। अब इन दोनों का की जो मैग्नीट्यूड है यानी दोनों की लेंथ है वो तो बराबर होगी। अगर दोनों की लेंथ बराबर है, हमें डायग्राम से नज़र आ रहा है कि इन दोनों का आपस में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का, यानी ये दोनों एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं। कहने का मतलब ये है अगर इंडक्टर ब्रांच का करंट नेगेटिव पीक से गुजर रहा है तो कैपेसिटर ब्रांच का करंट पॉजिटिव पीक पर है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। जब दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो रिजल्टेंट करंट कितना होना चाहिए, ज़ीरो। क्या होना चाहिए, ज़ीरो। ये बात हम लिख लेते हैं। नाउ एज they are out of phase, so resultant current कह लें या sum of two currents कह लें, should be क्या होना चाहिए, this should be zero, big zero, but लेकिन क्या होता है, अभी मैंने क्या बात बताई जी, मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं और दोबारा उसी बात से आगे लेके आते हैं। बात मैंने ये की कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हैं तो ऊपर वाले इन दो रिलेशंस के मुताबिक, ये जो ऊपर सबसे पहले शुरू में हमने लिखे थे, इन दो रिलेशंस के मुताबिक आई सी और आई एल ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अब अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो फेज़र डायग्राम के मुताबिक, जो फेज़र डायग्राम अभी अभी हमने बनाई है, जो मेरे पीछे ये आप जो देख रहे हैं, फेज़र डायग्राम के मुताबिक इन दोनों करंट्स को चाहिए कि ये एक दूसरे को कैंसल आउट करें। अगर ये एक दूसरे को कैंसल आउट करें तो रिजल्टेंट करंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा करंट अभी भी फ्लो कर रहा होता है, बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट स्टिल फ्लोज। अब हमने ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि इस कंडीशन में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, और उसकी वजह क्या है ये हमने बतानी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है कि स्मॉल करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, और अब हमने क्या करना है, हमने इसकी रीज़न बतानी है। ठीक हो गया। अब इसकी रीज़न क्या है, अब आते हैं दोबारा से अपने सर्किट स्टार्ट में। अब जब हमने सर्किट को गौर से देखा तो हमें ये पता चला कि ये जो इंडक्टर है ये भी तो किसी ना किसी वायर से मिलके बना है ना, यानी किसी वायर को आपने वूंड किया हुआ है,
और हर वायर की अपनी भी यानी उसके मटेरियल की अपनी भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है। यानी एक तो इंडक्टर की अल्टरनेटिंग करंट के खिलाफ जो अपोजिशन है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके मटेरियल की भी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है जिसको हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, और उसकी रेजिस्टेंस को शामिल करना ज़रूरी है। इसका मतलब है यहाँ पर हम सर्किट के अंदर एक थोड़ी सी तब्दीली करेंगे कि सीरीज़ में इंडक्टर के साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी शामिल करेंगे। यानी इंडक्टर ब्रांच के अंदर ही, अब इंडक्टर ब्रांच और कैपेसिटर ब्रांच अभी भी आपस में पैरेलल ही हैं, लेकिन इंडक्टर ब्रांच में जो इंडक्टर और ये जो छोटा सा मुन्ना सा रेजिस्टर है, ये आपस में सीरीज़ में है। बात समझ आ रही है? अगर ये आपस में सीरीज़ में है तो इन दोनों की, किन दोनों की, इंडक्टर और रेजिस्टर की कंबाइंड ऑपोजिशन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस ब्रांच की जो ऑपोजिशन है अब वो XL नहीं होगी, अब वो XL से थोड़ी ज़्यादा होगी। बात समझ आ गई है मेरी? अब आते हैं दोबारा से अपनी उस डेरिवेशन की तरफ जहाँ से हमने अपनी बात को एंड किया था, रेजोनेंस वाली साइड पे। ये देखिए, जब हम इंडक्टर ब्रांच में उस छोटी सी रेजिस्टेंस को भी शामिल करेंगे तो इस रेजोनेंस की कंडीशन में भी, रेजोनेंस की कंडीशन में भी क्या होगा, इंडक्टर ब्रांच की रेजिस्टेंस कैपेसिटर ब्रांच की रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपोजिशन इन inductive branch is slightly more than capacitive branch। जी, मेरी बात समझ आ गई? इंडक्टिव ब्रांच की ऑपोजिशन कैपेसिटिव ब्रांच की ऑपोजिशन के रेजोनेंस की कंडीशन में भी फुल बराबर नहीं होगी, यानी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो फिर इंडक्टर ब्रांच में जो करंट है, जिसे आपने IL का नाम दिया था, वो कैपेसिटर ब्रांच की करंट से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑपोजिशन ज़्यादा हो तो करंट थोड़ा फ्लो करता है। यानी मैं कह सकता हूँ, अब नीचे ही लिख लेते हैं, ओके। अब इसकी क्या रीज़न है जी, बताएं। दिस इज़ due to small resistance, स्मॉल r से इसे मैंने जाहिर कर दिया, ड्यू टू द मटीरियल ऑफ द इंडक्टर। ये इंडक्टर के मटेरियल की एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है जिसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो ऊपर वाली बात जो अभी अभी मैं ब्रैकेट में लिख के आया हूं, इंडक्टर ब्रांच ऑफर्स slightly more opposition than capacitor branch। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट्स वाई IL यानी इंडक्टर ब्रांच का जो करंट है, क्योंकि इंडक्टर ब्रांच की ऑपोजिशन थोड़ी बढ़ गई है, सो इंडक्टर ब्रांच का जो करंट है वुड बी स्लाइटली लेस देन IC। इसका मतलब है IL की मैग्नीट्यूड IC से थोड़ी सी कम होगी।
अब चूंकि ये एक एक दूसरे के आउट ऑफ फेज थे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो अब चूंकि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो फिर ये फुल कैंसिल नहीं करेंगे, अब रिजल्टेंट थोड़ा सा आएगा। सो देयर वुड बी सम रिजल्टेंट अभी भी थोड़ा सा रिजल्टेंट करंट होगा। तो बच्चों ये यहाँ तक जितना मैं अभी करवा चुका हूँ, एक नज़र आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने सर्किट बनाया, फिर हमने बताया पोटेंशियल और करंट में कौन सी वैल्यू सेम है और कौन सी डिवाइड हो रही है। फिर हमने अलग अलग इंडक्टर और कैपेसिटर को डिस्कस किया। फिर हमने क्या किया, लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का रिस्पांस देखा, हाई फ्रीक्वेंसी पे देखा और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर देखा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किट का रिस्पांस है उसमें जो टोटल फाइनल रिजल्ट है वो क्या आया है। फाइनल रिजल्ट ये आया है कि देयर इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो इस वक्त ऊपर अभी हमने देखा कि XL और XC ये तकरीबन आपस में बराबर है। आप मुझे ये बताएं, जब हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, कैपेसिटिव ज़्यादा है। हाई फ्रीक्वेंसी की बात की, कैपेसिटिव कम होगी, इंडक्टिव ज़्यादा होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब आ गए। फुल इक्वल तो नहीं है क्योंकि वो इंडक्टर ब्रांच के अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी हमने देखी थी, उसकी वजह से इंडक्टर ब्रांच की जो रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी भी ये जो छोटी वैल्यू है ये पहले के मुकाबले में, पहले तो बहुत नीचे थी ये वैल्यू, अब बहुत ज़्यादा है। अब जो इन दोनों की कंबाइंड ऑपोजिशन जिसे आप इम्पिडेंस कहते हैं उसका आंसर छोटी से छोटी आना है ना, लेकिन ये जो छोटी से भी छोटी वैल्यू होगी ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के केस में जो इम्पिडेंस थी उसके मुकाबले में बहुत हाई होगी। बात समझ आ गई। सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिजल्टेंट या टोटल कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफ द सर्किट इज हाई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस क्या होती है, हाई होती है। और दूसरी बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो इम्पिडेंस है ये क्या होती है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है रेजिस्टिव। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये रेजिस्टिव होती है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर ब्रांच की जो ऑपोजिशन है वो तो फुल कैंसिल कर रही थी ना आपस में, तो सिर्फ कौन सी बची, रेजिस्टेंस बची। जो हमने इंडक्टर ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस लगाई थी सिर्फ वो बची। ठीक हो गया। रिजल्टेंट करंट क्या फ्लो कर रहा था, मिनिमम। अभी हमने यहाँ बात की कि स्मॉल सा करंट एक फ्लो कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये था इस पूरे सर्किट का निचोड़। अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये सारा का सारा मैंने आपको इस पूरे सर्किट का कच्चा चट्ठा बता दिया है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। ये यहाँ पर एक हमने काम करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन का। ये बिल्कुल वही डेरिवेशन है जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमने की थी, इसलिए मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी गुजार देता हूँ। इन दोनों की वैल्यू इक्वल, फिर इनकी ये वैल्यूज़ पुट की, फिर इस तरह से ओमेगा की वैल्यू आई, ओमेगा की जगह 2πf पुट किया, 2π नीचे चला गया और ये आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फाइनल फार्मूला आ गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पिछले लेक्चर में किया था। तो पहली प्रॉपर्टी यही है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। दूसरी बात, एट रेजोनेंस सर्किट इम्पिडेंस इज मैक्सिमम, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एंड इट इज़ रेजिस्टिव, और ये रेजिस्टिव होती है। तीसरा पॉइंट, आप ये देखें मैंने अभी आपको पूरा सारा कॉन्सेप्ट देते हुए यही बात हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखें, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस पे इनपुट सर्कल इनपुट की फ्रीक्वेंसी लूं और वाई एक्सिस पे करंट की वैल्यू लूं, तो ग्राफ कैसा बनेगा। हमने डिस्कस किया था लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे रिजल्टेंट करंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये पॉइंट्स दोनों ऊपर आएंगे। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट करंट क्या होगा, मिनिमम। तो इसलिए ये वाला जो ग्राफ है ये सीरीज रेजोनेंस वाले सर्किट के ग्राफ का बिल्कुल उलट है। वो ग्राफ आपको याद होगा इस तरह का था, ऐसे, लेकिन ये वाला ग्राफ बिल्कुल रेसिप्रोकल है, क्योंकि इसमें लो और हाई दोनों फ्रीक्वेंसी पे रिजल्टेंट करंट मैक्सिमम होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर रिजल्टेंट करंट मिनिमम होता है।
चूँकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इस सर्किट के अंदर मिनिमम करंट फ्लो करता है, इसीलिए इस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। और सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन पर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी शायद हम कर रहे थे, ये देखिए, एट रेजोनेंस द करंट इज मिनिमम, ये बात हम कर चुके हैं, एंड इट इज इन फेज विद द वोल्टेज। करंट वोल्टेज के इन फेज क्यों होगा? क्योंकि रेजोनेंस वाली कंडीशन पर सर्किट जो है वो सिर्फ रेजिस्टिव होता है। सो द पावर फैक्टर इज 1, चूंकि फेज डिफरेंस 0 है तो पावर फैक्टर क्या होगा? 1 cos 0 1 होता है। द वेरिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज शोन इन द फिगर, ये हम अभी ग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह से आपने पिछले सर्किट में कहा था कि रेजोनेंस की कंडीशन पर सारा का सारा जो वोल्टेज है वो कहाँ अपीयर होता है? रेजिस्टर के अक्रॉस। तो इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को कैंसिल करता है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक दूसरे टोटल या सप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर टोटल करंट है I, जिसकी RMS वैल्यू IRMS। इंडक्टर ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो IL है, और कैपेसिटर ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC है। जैसे वहाँ पर हमने कहा था कि वो वोल्टेजेस जो हैं वो इनपुट सप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा हो सकती हैं, सिमिलरली उसी तरह यहाँ पर भी इंडक्टर ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो इनपुट पर जो टोटल सप्लाइड करंट इस वक्त फ्लो कर रहा है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसकी रीज़न बिल्कुल वही है जो मैंने वोल्टेज की फॉर्म में लास्ट लेक्चर में बताई थी, सेम वही रीज़न करंट की फॉर्म में आप कह सकते हैं। अगर आपको उसको देखना है तो आप पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो इसमें देखें हमने क्या कुछ किया, मैं एक नज़र आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ। सर्किट बनाया, वोल्टेज और करंट की अलग अलग वैल्यूज़ को डिस्कस किया, सर्किट का रिस्पांस देखा लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर हमने कहा कि स्मॉल सा करंट क्यों फ़्लो कर रहा होता है, और उसके बाद एंड पे हमने क्या किया जी, हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे, कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।